जय हिंद दोस्तों, सीताराम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ेंगे मांग का नियम। ठीक है, पहले जान लेते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यापार के प्रबंधन, विस्तार और रणनीति से जुड़ा होता है। यह उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है जिसका उपयोग व्यवसाय की व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो अर्थात व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और मैक्रो मतलब समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक भाग है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स किसका भाग है, मैक्रो या मैक्रो का। टिक लगाना मैक्रो का। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भाग है। व्यापार अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या क्या होती है, नंबरिंग से आप लिख लीजिएगा। यह विज्ञान है और एक कला भी है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है विज्ञान और कला दोनों है। यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर आधारित होता है। यह मैक्रो विश्लेषण के तत्वों को शामिल करता है। यह एक कला है। ठीक है, बाजार और निजी उद्यमियों के सिद्धांत पर लागू होता है। दृष्टिकोण में व्यवहारिक होता है। अंतर विषयक होता है, मानक निर्धारित करता है। ठीक है, अब जान लेते हैं व्यापार अर्थशास्त्र का दायरा क्या क्या है। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहले नंबर पर जान लेते हैं परिचालन संबंधी मुद्दे पर लागू हो सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत टॉपिक में लिखिएगा पॉइंट डालकर, मांग और पूर्वानुमान का विश्लेषण, उत्पादन और लागत विश्लेषण, सूची प्रबंधन, बाजार संरचना और मूल्य निर्धारण नीतियाँ, संसाधन आवंटन, पूंजी और निवेश निर्णयों का सिद्धांत, लाभ विश्लेषण, जोखिम और अनिश्चितता विश्लेषण। ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल लीजिएगा पर्यावरणीय मुद्दे पर लागू सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके अंदर टॉप पॉइंट डालकर लिखिएगा आर्थिक प्रणाली का प्रकार, व्यापार चक्र का चरण, राष्ट्रीय आय, रोजगार, कीमतों, बचत और निवेश में सामान्य रुझान, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, वित्तीय क्षेत्र और निजी व्यापार का प्रदर्शन। उसके बाद सामाजिक आर्थिक संगठन, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग मांग क्या होता है, डिमांड क्या होता है। मांग का अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से होता है जो किसी निश्चित समय में निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाती है। अर्थात उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित मूल्य में बाजार से जो वस्तु खरीदी जाती है उसके द्वारा वो मांग कहलाती है। ठीक है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड ध्यान लेते हैं हम लोग। इसे किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। मांग का नियम किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, प्राइस इट इज विद समानुपाती होता है किसका, डिमांड के। ठीक है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, यह रूल तभी लागू होता है जब सभी वस्तुएं या सभी पहलुओं को स्थिर मान से रखा जाता है। ठीक है, ये देखिए चित्र द्वारा समझिए। इसका ढाल जो होता है ऋणात्मक होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, डी इसका मतलब है, स्लोप जो होता है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, प्राइस है, डिमांड है, ऋणात्मक ढाल है इसका। ठीक है, मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। मूल्य बढ़ता है लेकिन इसका मांग नहीं बढ़ता है। मांग का नियम क्या कहता है, अगर मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग घट जाएगी, अब मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अपवाद हैं, मूल्य बढ़ जाएगा लेकिन मांग नहीं बढ़ेगी। किस कौन कौन सी वस्तु आती है उसके अंतर्गत देख लीजिएगा। पहले नंबर पे आवश्यक सामान हो। ठीक है, या जीवक रक्षक दवाइयाँ कोई हो। दवाइयाँ अगर मूल्य घट जाएगा तो क्या दवाई ज़्यादा लेगा, नहीं। ठीक है, विलासिता के सामान हो, आय परिवर्तन, मुद्रास्फीति, आपूर्ति कमी, आपूर्ति का अधिक मात्रा हो जाना और घटिया वस्तुएं, ये सब चीज़ जब होती हैं तो उसमें मांग का नियम काम नहीं करता है। ठीक है, मांग के प्रकार मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, कीमत की मांग, आय की मांग और क्रॉस डिमांड, तिरछी मांग। लेकिन और कुछ मांग होते हैं कई किताबों में, व्यक्तिगत मांग और बाजार की मांग, संयुक्त मांग, समग्र मांग, प्रत्यक्ष और व्युत्पन्न मांग। ठीक है, समानता पूछेगा कोई कि मांग की रेखा की ढाल कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक को कुछ जान लेते हैं हम लोग। उपवाद उत्पाद की कीमत होता है, उपभोक्ता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, विज्ञापन, उपभोक्ता अपेक्षाएं, स्वाद और उपभोक्ताओं की पसंद, बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या और संबंधित होते हैं। ये सब जो टॉपिक है, सॉरी,
जैसे जो पॉइंट है ये सब मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं मुख्यतः। ठीक है, नोट में डाल के कुछ लिख लीजिएगा। यदि डिमांड कर्व दाहिनी ओर शिफ्ट होगा तो मूल्य घटेगा और मांग बढ़ेगा। ठीक है, और यदि डिमांड कर्व बाईं ओर शिफ्ट होगा तो मूल्य बढ़ेगा और मांग घटेगा। ये नोट कर लिख लीजिएगा। ठीक है, रूल 2, आय का किसी व्यक्ति या उपभोक्ता की आय के साथ मांग का सीधा धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, सुपीरियर अच्छे वस्तु के केस में यह है मांग वक्र। देखिए ऐसे है, दाईं तरफ झुका है मतलब धनात्मक है, अवतल दर्पण लेंस की तरह होगा। ठीक है, आय की मांग। और सेकंड केस में घटिया वस्तु के केस में घटिया वस्तुओं और आय के साथ मांग का ऋणात्मक ढाल उल्टा अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे होगा, उत्तल लेंस की तरह मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, ये मांग वक्र है। और क्रॉस डिमांड तिरछी मांग के केस में क्या होगा, तिरछी मांग में वस्तु पहली वस्तु का बढ़ेगा तो मांग दूसरी वस्तु का बढ़ जाएगा। इसके अंतर्गत दो वस्तुएं, वैकल्पिक वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, दो वस्तुएं आती हैं। ठीक है, मांग किसी कीमत किसी और का बढ़ेगा तो मांग किसी और का वस्तु का बढ़ जाएगा। पहले नंबर पर जान लेते हैं हम वैकल्पिक मांग किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों वस्तुएं अलग अलग होती हैं लेकिन पहले वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे वस्तु के मांग में वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए टी और कॉफ़ी, अगर टी की कीमत बढ़ जाए तो सब लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पर, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सकारात्मक संबंध होता है वैकल्पिक वस्तु तिरछी वस्तु के केस में। ठीक है, इसका मांग वक्र जो होता है दाईं ओर शिफ्ट होता है। देखिए ऐसे होता है, अवतल लेंस की दर्पण की लेंस की तरह। ठीक है, अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो मांग किसका बढ़ेगा, चाय का। एक पूरक वस्तु की तिरछी मांग के केस में क्या होता है, दूसरी वस्तु के बिना पहली वस्तु अधूरी होती है। जैसे कॉपी के साथ पेन, गाड़ी के साथ तेल, पेन के साथ स्याही। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक ही ज़रूरत को संतुष्ट करने के लिए एक साथ उनका मिलन हो तो ऐसी वस्तुएं को पूरक वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, अगर पहली वस्तु की कीमत को बढ़ाया जाए तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। पूरक वस्तुओं के केस में कीमत का तिरछी मांग के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध का मतलब क्या होता है, मांग वक्र बाईं तरफ घिसक जाए, ठीक, उत्तल लेंस की तरफ। ये समझ में आया कि नहीं, पूरक वस्तुएं और अल्टरनेटिव वस्तु, वैकल्पिक वस्तु। वैकल्पिक वस्तु में क्या होता था कि अगर एक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हुई तो दूसरी वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, इसका कीमत बढ़ा तो उसका भी मांग घट जाएगा। अर्थात अगर कोई पेन का कीमत बढ़ा तो स्याही को लेकर क्या करेगा, कोई जब पेन का कीमत भी बढ़ जाएगा तो स्याही लेकर क्या करेगा, इसलिए उसका भी मांग घट जाता है, साथ साथ में चलता है। एक प्रकार दे कहते हैं विज्ञापन की मांग। ठीक है, उसको जान लेते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट डिमांड क्या होता है। ये विज्ञापन की मांग में जैसे जैसे विज्ञापन के व्यय में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे मांग में भी वृद्धि होगी। ठीक है, विज्ञापन और मांग के बीच सकारात्मक संबंध होता है, अर्थात अवतल लेंस की तरफ उसका मांग वक्र बनता है, दाहिनी तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, अर्थात विज्ञापन के खर्च में हम लोग जितना खर्च करेंगे विज्ञापन में उतना ही मांग में बढ़ोतरी होगी, उतना ही हमारे वस्तु का प्रचार होगा तो उसमें मांग में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मांग की लोच अब जान लेते हैं, मांग की लोच क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। पहले दो परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर मेयर के शब्दों में मांग की लोच कीमत में हुए थोड़े से परिवर्तन के प्रदर्शन में खरीदी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन का माप है जो कि कीमत के परिवर्तन में भाग देने पर आए हैं। ठीक है, बेनहम के शब्दों में जानते हैं, मांग की लोच के विचार का संबंध मूल्य में होने वाले छोटे से भी परिवर्तन का मांग की मात्रा पर पड़ने वाला प्रभाव होता है। अर्थात मांग में अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो उसके सापेक्ष मांग में कितना परिवर्तन हुआ यही जानना ही मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच के कुछ प्रकार हैं। पहला है मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच, तीसरा है मांग की आड़ी तिरछी लोच, चौथा है मांग का विज्ञापन लोच। चार प्रकार के मुख्यतः हैं, तीन प्रकार के मुख्यतः हैं, एक प्रकार वर्तमान में आ गया है मांग का विज्ञापन लोच, क्योंकि वर्तमान में वस्तुओं का विज्ञापन पे बहुत अधिक कंपनियां खर्च कर रही हैं। ठीक है, पहला देखते हैं मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण
उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की कीमत रोज कहते हैं। फार्मूला से समझते हैं। मांग की कीमत रोज, मांग की कीमत रोज बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, मांग की कीमत रोज बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सूत्र देखते हैं। ईपी इलास्टिक प्राइस, प्राइस डिमांड इलास्टिक प्राइस इक्वल टू ये है कीमत में परिवर्तन डिवाइड बाई प्रारंभिक कीमत। पहले का मात्रा, मात्रा में परिवर्तन बटे मात्रा प्रारंभिक मात्रा डिवाइड बाई चेंज होने के बाद प्राइस में परिवर्तन डिवाइड बाई पहले का जो प्राइस है उस पर। ठीक है, मांग और कीमत में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है, नोट डाल के लिखिएगा। पहले ही बताए थे मांग और कीमत में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है और ढाल उसका लेफ्ट टू राइट डाउन होता है। ठीक है, 5 प्रकार से देख सकते हैं हम लोग इसको। लोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, बेलोच मांग, अपूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, 5 प्रकार से हम लोग इससे समझ सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं लोचदार मांग कैसे होता है। मूल्य है, मांग है। ठीक है, इसका जो ऋणात्मक बनेगा मांग वक्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र रहता है मूल्य में परिवर्तन दर्शाता है और ये मांग की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को देखते हैं कैसे कैसे होता है सब। पूरी तरह से अगर लोचदार मांग रहेंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा। ठीक है, अब पूरी तरह से बेलोचदार मांग होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होगा। इसी तरह से समझते हैं हम लोग। यह है पूरी तरह से लोचदार मांग। अगर पूरी तरह से लोचदार मांग है तो प्राइस एक समान रहेगा लेकिन मांग में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, और यही अगर बेलोचदार मांग है तो मांग बराबर रहेंगे, कीमत हमेशा बदलता रहेगा। ठीक है, एकात्मक लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें अगर प्राइस 100 पॉइंट बढ़ेगा तो डिमांड भी 100 पॉइंट घटेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब अपेक्षित लोचदार मांग, ईडी ग्रेटर देन 1, प्राइस और डिमांड। ठीक है, प्राइस में अगर 100 रुपये का बढ़ोतरी होगा तो डिमांड में 125 रुपये का बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अपेक्षित बेरोजगार मांग। अगर प्राइस में 100 रुपये का बढ़ोतरी तो मांग में 70 रुपये का बढ़ोतरी होगा, अर्थात ईडी इलास्टिक डिमांड स्मॉलर देन 1। ठीक है, इसमें समझना क्या है बस इस पर ध्यान दीजिए। अगर पूरी तरह से लोचदार मांग रहेगा तो इलास्टिक ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, अगर पूरी तरह से बेलोचदार मांग रहेगा तो इलास्टिक ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब एक एकात्मक या इकाई लोचदार मांग रहेगा तो ईडी इक्वल टू 1। अगर अपेक्षित लोचदार मांग रहेगा तो ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर आप बेलोचदार मांग रहेगा तो ईडी स्मॉलर देन 1। इसको नोट कर लीजिएगा, बस यही फार्मूला पूछता है अधिकतर। ठीक है, सेकेंड है मांग की आय लोच किसे कहते हैं, इलास्टिक ऑफ इनकम डिमांड। फार्मूला से समझते हैं। मांग की आय लोच इक्वल टू मांग में अनुपातित प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई आय में अनुपातित प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, ई आई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा आई अपन आई। इनकम है, इनकम में परिवर्तन डिवाइड बाई इनकम, मांग में परिवर्तन डिवाइड बाई मांग। ठीक है, प्रारंभिक मांग है। पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा। अच्छी वस्तुओं के लिए मांग और आय के बीच धनात्मक संबंध होता है और निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग और आय के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। इन पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा। ठीक है, मांग की तिरछी लोच देखते हैं हम लोग। फार्मूला से समझते हैं। मांग की तिरछी लोच बराबर वस्तु ए की मांग में अनुपातित प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाई वस्तु बी के कीमत में अनुपातित प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, अल्टरनेट वस्तु के केस में होता है, कॉफ़ी और टी के केस में। तो अगर कॉफ़ी की मांग कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग किसका बढ़ेगा, टी का। फार्मूला समझते हैं। ई बी ए इक्वल टू डेल्टा क्यू बी द्वितीय वस्तु के मांग में परिवर्तन डिवाइड बाई द्वितीय वस्तु का प्रारंभिक मांग डिवाइड बाई प्रथम वस्तु के कीमत में परिवर्तन डिवाइड बाई प्रथम वस्तु की प्रारंभिक कीमत। ठीक है, अब चौथा था हम लोग का विज्ञापन मांग।
एक्सपेंडिचर व्यय होता है, विज्ञापन में क्या होता है, व्यय होता है, सकारात्मक धनात्मक संबंध होता है मांग में। विज्ञापन के खर्चे कीमत में अगर बढ़ोतरी होगी तो मांग में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। मांग और विज्ञापन में धनात्मक संबंध पाया जाता है। फार्मूला है EA इक्वल टू डेल्टा डी, डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ, प्रारंभिक डिमांड डिवाइड बाई एडवर्टाइजमेंट में परिवर्तन कितना हुआ, एडवर्टाइजमेंट प्रारंभिक एडवर्टाइजमेंट में खर्च कितना था, ठीक है। फार्मूला नोट कर लीजिएगा सबका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सब। अब मांग की लोच ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं 4 प्रकार से, हम लोग उसको समझ लेते हैं फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। पहला है अनुपातित विधि। पहला क्या है, अनुपातित विधि। इसने किसने दिया, इस फार्मूला को किसने दिया था, जॉन रॉबिन्सन ने दिया था, ठीक है। ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा P अपॉन P। फार्मूला नोट कर लीजिएगा सबके सब। सेकेंड है परसेंटेज मेथड। ED इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई 100, बस इसमें मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यह विधि मिस्टर फ्लक्स जी ने दिया था, ठीक है। और जो था अनुपातित विधि जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। थर्ड है पॉइंट मेथड, बिंदु विधि। इसे प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। यह ग्राफिक मेथड है, ठीक है। ग्राफिक प्राइस डिमांड कर्व दर्शाता है। ED इक्वल टू लोअर पार्ट ऑफ डिमांड लाइन एंड अपर डिवाइड बाई अपर पार्ट ऑफ डिमांड लाइन। फार्मूला नोट कर लीजिएगा। फोर्थ है कुल खर्चा विधि या कुल आय विधि। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल सेल्स मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट से निकालते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। TR इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, ठीक है। फार्मूला है ED इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन, मतलब कि टोटल रेवेन्यू में परिवर्तन कितना है डिवाइड बाई प्रारंभिक टोटल रेवेन्यू कितना था। इसे भी मार्शल जी ने दिया था। यह था 4 प्रकार के मांग की लोच ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है। अब आगे क्लास हम लोग कल करेंगे। हम अगला टॉपिक उपयोगिता रहेगा मुख्यतः। अगर क्लास समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद।